दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट। क्यों करें, कहाँ करें और कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अभी ब्रोकर्स और एडवाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने आप। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट नाउ। तो पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक तो टैक्स बेनिफिट के लिए हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि 80C में इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है 1,50,000 तक का। उसको लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है कई जगह पे या एक जगह पे, जिससे हम वो बेनिफिट ले सकें उसके टैक्सेशन का। तो एक वो पर्पज़ के लिए हम म्यूचुअल फ़ंड में टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक्सेस मनी है और आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन के तौर पे आप म्यूचुअल फ़ंड को देख सकते हैं। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड में, जो कि टैक्स सेविंग वाले ना हो म्यूचुअल फ़ंड। तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं टैक्स सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, जनरली जो वेल नोन है वो एक तो म्यूचुअल फ़ंड ही है, जिसमें हम टैक्स सेविंग में के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,50,000 तक की सेविंग के लिए। दूसरा, म्यूचुअल फ़ंड अदर दैन ELSS। अच्छा, जो टैक्स सेविंग वाला इन्वेस्टमेंट होता है उसको ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान, सेविंग स्कीम। तो वो टैक्सेशन के बेनिफिट के लिए होता है 1,50,000 के टैक्स को सेव करने के लिए। तो दूसरा होता है, अगर आपको टैक्स सेव नहीं करना है, वो ऑलरेडी आप कहीं कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट, या नहीं करना है आपको जनरल इन्वेस्टमेंट के लिए करना, तो जनरली आप अदर देन ELSS म्यूचुअल फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड, जो कि आप अकाउंट खुलवा सकते हैं SBI या एक्सिस बैंक एक्सेट्रा में, जहाँ पे जो अकाउंट खुलता है 15 साल के लिए, और 15 साल के लिए आपकी मनी लॉक हो जाती है, आप निकाल नहीं सकते। जबकि ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फ़ंड में 3 साल के बाद आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो ये PPF अकाउंट हो गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8% रिटर्न मिलता है PPF अकाउंट में पर एनम। और म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न्स वैरी करते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। जनरली रिटर्न 10 से 12% होते हैं म्यूचुअल फ़ंड में जनरली, लेकिन ये कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड होते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जो कि टैक्स सेविंग पर्पस के लिए अगेन लोग किसान विकास पत्र वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके बाद यूलिप प्लान्स हैं, अगर आप बैंक जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको कोई ना कोई स्कीम बेचना चाहते हैं, और जो कि इंश्योरेंस बेस्ड होती हैं, इंश्योरेंस लिंक्ड होती हैं। ऐसे स्कीम्स होती हैं कि जो इंश्योरेंस लिंक्ड होती हैं, वो भी टैक्स सेविंग के पर्पज़ से होती हैं। तो उनमें भी रिटर्न वो लोग क्लेम करते हैं कि अरे हम 12% दे देंगे, 15% दे देंगे। लेकिन आप ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी आपको एक इंश्योरेंस चीज़ जुड़ जाती है जिस भी इन्वेस्टमेंट में, कि हम आपको कोई भी इंश्योरेंस देंगे, तो वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा नहीं होते हैं। एक्चुअल रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, इन द रेंज ऑफ 5-6% एंड इट कुड बी 3% आल्सो। तो जो क्लेम किया जाता है एडवाइज़र्स के द्वारा, वो बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह हैं, और वो टैक्स सेविंग पर्पस से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LIC एक्सेट्रा में। तो वो अगला ऑप्शन है आपका। तो ये ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो टैक्स सेविंग
के लिए या अदर देन टैक्स सेविंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न्स की भी मैंने बात की, जैसे म्यूचुअल फंड में आपको मैंने बताया कि 8 से 12% का रिटर्न जनरली होता है, पीपीएफ में 8% का रिटर्न होता है। ये सब चेंज होते रहते हैं, स्कीम टू स्कीम सारे चेंज होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है। मैं नॉर्मल और कैजुअल बात कर रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी 7-8% रिटर्न होते हैं। यूलिप प्लान्स, इंश्योरेंस लिंक जो होते हैं उनमें जो एडवाइज़र्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि 12% रिटर्न देंगे हम या 9% रिटर्न देंगे। एक्चुअल में रिटर्न्स आपके 6% हो सकते हैं। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता ही है कि 4-5% रिटर्न्स होते हैं पर एनम। इसके बाद आप कोई भी, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के ऑप्शन के साथ जाते हैं, आपको म्यूचुअल फ़ंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके सामने क्राइटेरिया क्या हो, मतलब आप कैसे चूज़ करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो पहला क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि आप जो भी म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करें, म्यूचुअल फ़ंड हाउस, वो एक वेल नोन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि SBI है या HDFC है, इस तरीके के आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाएं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वेल नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसको आप जानते ही नहीं हैं, जिस कंपनी को आप जानते ही नहीं हैं, जिस बैंक को आप जानते ही नहीं हैं, उसका म्यूचुअल फंड आप ख़रीद रहे हैं। तो आपको ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए कि पैसा लेते टाइम पे आपका इनकैशमेंट वही कंपनी कर पाएगी जो कि स्ट्रांग होगी। तो आप एक स्ट्रांग नेम के साथ ही जाएं। वो आप जानते ही हैं कि कौन से स्ट्रांग नेम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको असेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें पहले से चल रहा होता है, तो उसमें असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कितना जो उसका फ़ंड का साइज़ क्या है, वो क्या कितना इन्वेस्टमेंट वो होल्ड कर रहा है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपका फ़ंड साइज़, जो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कहीं बहुत छोटा साइज़ तो नहीं है। तो एक जनरली हम बड़ा साइज़, जिसमें असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उसको चूज़ करते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं किसको बड़ा कहूँ। अब आप 5 अगर फंड्स देखेंगे तो पाँचों में आप देखें 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके, और उसमें अलग अलग देखें फ़ंड साइज़ उनके क्या हैं। तो आपको जो बड़ा लगे उसमें आप करें, वो ज़्यादा रिलायबल होगा। और फिर उसके साथ ही साथ आपको उसकी पास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उसने 5 साल में एवरेज रिटर्न क्या दिया है। अगर वो 15% है, 18% है, 12% है, तो यू कैन डिसाइड विच फंड टू बी चूज़न। लेकिन ये परसेंटेज कोई इस बात का प्रामाणिक आधार नहीं है कि वो परसेंटेज आगे भी वो मेंटेन करेंगे। ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं। मार्केट मतलब शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसा शेयर मार्केट परफॉर्मेंस करती है वैसा ही ये भी परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसके बाद आपको ये चूज़ करना होता है, जो अगर आप म्यूचुअल फंड जो चूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाला है या मिड कैप में, तो वो नाम से ही पता चल जाता है मोस्टली कि स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप फंड है या लार्ज कैप फंड है। तो जनरली हमें इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड्स में करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप के गिरने की संभावना भी कम होती है, और जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो लार्ज कैप के शेयर्स ही वो शेयर्स होते हैं जो सबसे पहले अपना मोमेंटम वापस पा लेते हैं। तो हमें लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फंड्स में। और इसके बाद आपको ये चूज़ करना पड़ता है बैलेंस्ड फ़ंड आपको चूज़ करना है या इक्विटी फ़ंड लेना है। तो बैलेंस्ड फ़ंड वो होते हैं जो अपना कुछ पार्ट डिवेंचर्स में या लोन्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बैलेंस्ड फंड होते हैं। उनका लेट्स से 70% जो फंड है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है और 30%
डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टेड होता है। तो उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको प्योर इक्विटी फ़ंड में रहना है जिसमें 100% पैसा जो आपका है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा। तो इसके अलावा भी और भी फ़ंड के टाइप होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही बेसिक क्राइटेरिया है। तो म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करते टाइम पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रोथ ऑप्शन चूज़ करना है, या फिर उसमें पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करना है। डिविडेंड में आपको रेगुलरली डिविडेंड वो पे आउट होता रहता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो बेस्ड ऑन देयर अर्निंग्स। तो म्यूचुअल फंड में डिक्लेयर होते हैं डिविडेंड्स और वो पे करते रहते हैं। तो और ग्रोथ ऑप्शन में आपकी मनी जो भी आप अर्न करते रहते हैं वो फर्दर इन्वेस्टेड होती रहती है उसी म्यूचुअल फंड में, और एट द एंड आपको पे आउट हो जाती है। तो आप देखें कि आपने क्या क्राइटेरिया हैं किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो उसका परफॉर्मेंस है, उसका फंड साइज़ है, और फंड जो है वो वेल नोन होना चाहिए। तो ये मेजर क्राइटेरिया हैं। इसके बाद मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कोई एक लमसम मनी, कोई बड़ी मनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक साथ ही, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, की आपने एक डिसाइड कर लिया कि आप मंथली SIP करेंगे। मंथली आप 25,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड में पे करते जा रहे हैं, हर महीने पे कर रहे हैं, या 5 म्यूचुअल फंड में 5-5 हज़ार रुपये आप पे कर रहे हैं मंथली, वो SIP होती है। तो ये दोनों प्लान्स हैं। मोस्टली लोग SIP को ही प्रेफर करते हैं, जिससे उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बैलेंस्ड आउट हो जाता है। और लमसम भी आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। उसके बाद है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अब आप अगर आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसी एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यू कैन डिसाइड कि हाउ मेनी फंड यू वांट टू चूज़। जनरली हम एक या दो ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्कीम्स में, और लेकिन इसको डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अगेन ट्रैक रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को ट्रैक करना चाहिए आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे। और फार्मूला फॉर ट्रैकिंग जो है वो बड़ा आसान सा है कि जो फंड की NAV वैल्यू आज है, लेट्स से 3 महीने बाद, और जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन जो NAV वैल्यू थी उसको माइनस कर दें। जो भी रिटर्न आएगा वो उसका रिटर्न है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए आप रिटर्न अपॉन NAV वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप देख सकते हैं वो 10% है, 15% है, क्या परसेंटेज है। और उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसने निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में कैसा रिटर्न दिया हुआ है। क्या वो निफ्टी और सेंसेक्स अगर बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं, और क्या आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी सेम परसेंटेज से बढ़ा है या नहीं, ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं, इससे आपको एक आइडिया ही मिल सकता है कि आपका फ़ंड का मैनेजमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है, मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आपका रिटर्न आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, या आप उसमें और भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। नॉर्मली सेंसेक्स जो होता है या निफ्टी है वो कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी देता है, तो उस समय आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एग्ज़िट करना है या फ़ंड में बने रहना है। और अगर फ़ंड में बने रहना है तो आपको पेशेंस रखना होता है मार्केट के फिर बढ़ने का। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं।
और आपको अगर रिडीम करना है तो आप फ़ंड की वेबसाइट पे जाके उसको रिडीम कर सकते हैं। अब जो भी म्यूचुअल फ़ंड हैं उनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि उन्होंने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में। वो आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। उनके फंड्स की वैल्यू कितनी है एज़ ऑन टुडे, या पहले 1 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, वो भी आप वैल्यू देख सकते हैं। और आपको जब इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप उसी वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी बैंक की वेबसाइट पे जाके, म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर रिडेम्पशन करना है, उसका पैसे निकालने हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं अपना अकाउंट नंबर दे के उसमें। और इसके लिए आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। ये बड़ा आसान सी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप एक म्यूचुअल फ़ंड चूज़ कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी देखी। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। बाय बाय।